Good morning to all class 8 students. Again welcome to Ascent online classes. लास्ट टाइम आपको मैंने सिविक में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था। ये मैंने पढ़ा लिया था, लेकिन वापस इसका रिवीजन के लिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की फीचर्स। कौन कौन से की फीचर्स है, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। By the starting of 20th century, the Indian movement has been engaged in the struggle of independence from the British rule। पहले ये क्या होता था, ब्रिटिश रूल से इसका कॉम्प्रोमाइज़ रहता था। जो भी ब्रिटिश रूल, मतलब ये जो इंग्लैंड का ये कॉन्स्टिट्यूशन था उसको फॉलो करते थे, लेकिन धीमे 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 अपने जो मैन भीमराव अम्बेडकर जी ने ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे किया, जिसमें अलग अलग पर्सन्स पे अलग अलग लॉ रखा और इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया। ये कौन कौन से मेन की फीचर्स है, ये पैराग्राफ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मेन चीज़ मैं आपको वापस बता रहा हूँ। 300% who become a member of the Constituent Assembly in 1946। 1946 में कितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? 300 पीपल्स। These member of the Constitution had a major deed of before them। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो पास हुआ उसके लिए ये मेजर एक टास्क थी, और उस टास्क को इन्होंने ये सही समय पे कंप्लीट किया। All of these issues played on the mind of the member of the Constitution Assembly as they drafted the Constitution। They rose to the event and gave the country to the visionary document and reflect the। इसका मतलब उन्होंने एक फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जो बताया वो एक इंडिया की डाइवर्सिटी को प्रदर्शित करता है। The last document also reflect their concern of uprooting needless through social economy improvement as well as emphasis of the crucial role of the people can play the choosing their representatives। और उन्होंने एक पर एरिया के हिसाब से इन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर किया। और इस पैराग्राफ में ये यही बताया। अब आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से की फीचर्स होते हैं। गिवन बिलो द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल रीडिंग दिस कीप इन माइंड अबव मेंशन्ड कंसर्न ऑफ द डाइवर्सिटी यूनिटी सोशल इकोनॉमी रिप्रेस एंड डेलीगेंस दैट द राइटर ऑफ द डॉक्यूमेंट वर। और जब इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बनाए, मतलब इसकी क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो, इन्होंने क्या क्या माइंड में रखा। भारत की डाइवर्सिटी के बारे में इन्होंने पता किया कि क्या क्या समानताएं रहती है, क्या क्या असमानताएं रहती है, भारत में क्या क्या यूनिटी है, सोशल इकोनॉमिक बेटर को भी देखा, डेलीगेंसी एंड बहुत से अदर फैक्टर को इन्होंने ध्यान में रखते हुए कुछ की फीचर्स बनाए। कौन कौन से की फीचर्स है, ये जो मेन फीचर्स है, पहला है फेडरलिज्म। पहले तो क्या होता था इंडिया के अंदर, यहाँ पर आप फेडरलिज्म मतलब ये पढ़ सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सबके लिए जो कॉमन है, और एक मतलब सबसे नीचे जो पंचायती राज होता है उसके ऊपर स्टेट लेवल होता है, और स्टेट लेवल के ऊपर सेंट्रल है। जो ये भारत की जो गवर्नमेंट है वो एक के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है, और ये एक इंडिया का एक ये बोल सकते हो आप एक गाड़ी का पहिया टाइप एक फेडरलिज्म है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हो। दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री।
इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड एट सेंटर। भारत के अंदर अपने पास स्टेट लेवल और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है। पंचायती राज इज द थर्ड टायर। और कौन सा थर्ड टायर कौन सा, ये आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में इम्पोर्टेंट हो सकता है। पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। और ये इसके बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ लिया था और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में क्लास 7 में पढ़ लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द एनमरेज नंबर ऑफ द कम्युनिटी और ग्रुप in India meant the system of the government needed to the presume that did not incest only persons sitting in the capital city of New Delhi and making verdict for everyone. Instead, it was the vital to have another level of the government in state so that decision could be made for the specific region। और जो ये भारत के जो इंडियन गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन होते हैं वो एक आदमी भारत की सिटी में न्यू कैपिटल दिल्ली में बैठ के वो डिसाइड नहीं करता है। उसके लिए एक अलग हायरार्की बनी हुई है और वो स्पेसिफिक रीजन्स के बारे में उसको मद्देनज़र रखते हुए वो कंफर्म करते हैं। अब जैसे कि राजस्थान के कल्चर को देखते हुए वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। और इसी तरह जैसे साउथ में आप जाओगे तो वो साउथ का रीजन देखेंगे। वाइल ईच स्टेट इन द इंडिया एंजॉय सेल्फ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज अथॉरिटी ऑन द सेंट्रल certain intentions subject of national concern require that all of these states follow the laws and rules of the central government। और जितने भी स्टेट्स हैं वो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फॉलो रूल्स को और कानून को फॉलो करेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट्स लिस्ट दैट detail the issue that each tier of the government can make the laws in the additions। और ये भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग तरह के एक लेवल बनाए गए हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट लेवल हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे जो आपको अभी मैंने बताया था एक पंचायती राज। ये तीन तरह के एक हायरार्की है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफिक्स वेयर ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन गेट अ मनी फ्रॉम द वर्क। और अलग अलग बजट मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बजट देती है और स्टेट गवर्नमेंट किसको देते हैं, छोटे छोटे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको देते हैं जिसको पंचायती राज बोलते हैं। और वो उसको कंप्लीट अंडर द फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मियरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ द अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कोई उनके एक केवल उनके एजेंट्स नहीं है, जबकि वो एक तरह की अथॉरिटी है। उनको एक स्पेसिफिक बजट दिया जाता है। जैसे अपने सरपंच के चुनाव में होता है तो उनको 5 साल के लिए गवर्नमेंट कुछ, जैसे कि एग्जांपल के तौर में कह दूँ, जैसे 10 करोड़ का बजट दे देते हैं। वो एक स्पेसिफिक अमाउंट दे देते हैं और उनको अपने वहाँ के उस एरिया का डेवलपमेंट करके आगे स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी पड़ती है। और स्टेट गवर्नमेंट किसको रिपोर्ट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है कि आपने कितने फंड आपने गवर्नमेंट से विड्रॉल किया और कितने फंड आपने क्या क्या किया। ऑल पर्सन इन द इंडिया आर गवर्नड बाय द लॉज एंड पॉलिसी मेड बाय द ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। और जितने भी पर्सन्स हैं वो सब एक भारत के कानून और कुछ स्पेसिफिक एग्रीमेंट के अंतर्गत बंधे हुए हैं और उनको सब चीज़ गवर्नमेंट को बताने जा। ये एक स्पेसिफिक फिनोमिना है। ये पहला फेडरलिज्म मैंने आपको बताया। अगला मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये आपको पॉइंट सबको याद होने चाहिए। सेकेंड यूनिट टेस्ट में आपके इसी चैप्टर में से एमसीक्यूज आएंगे। और जो ये सेकंड है ये है पार्लियामेंट फॉर्म। अब ये पार्लियामेंट्री फॉर्म में आपको
इसमें नेक्स्ट सेशन में ये आपको मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।